51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 51 नंबर कह रहा है रेपो दर की कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। लेटेस्ट सीरीज विजन का 7 नंबर का पार्ट 3 है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है रेपो दर की कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी कहाँ आती है? मुद्रा आपूर्ति और बढ़ती है। रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है। ये सही है, क्योंकि कीमतें कम हो जाती हैं, महंगी नहीं होती हैं वस्तुएं। तो दूसरा सही है, क्योंकि जब रेपो दर बढ़ाएंगे तो लोग ऋण जो है कम लेंगे, ऋण कम लेंगे तो पैसा मार्केट में कम रहेगा। पैसा मार्केट में कम रहेगा तो वस्तु मांग कम रहेगी, तो वस्तुओं की कीमतें कम रहेंगी। दूसरा सही है, पहला गलत है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के उपयोग में से कितने परिणाम हैं? कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, मोनोक्रोमिक भूमि जल की कमी, ये चारों है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच बीमा कवरेज को बढ़ावा देना है। ये सही है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। ये भी सही है। सूक्ष्म बीमा में सामान्य बीमा पॉलिसियों के साथ जीवन बीमा पॉलिसियाँ भी हो सकती हैं। ये भी सही है। 53 का तीनों सही है। एक बार आंसर देख लेते हैं 53 का। 53 का बी माने कि 2 सही है। क्यों? क्योंकि अच्छा हाँ, इरडा द्वारा इसको विनियमित किया जाता है, आरबीआई द्वारा नहीं। इरडा भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण के द्वारा। ये दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आरबीआई द्वारा नहीं, इरडा द्वारा सूक्ष्म बीमा को जो है विनियमित किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, जब लोग ऐसी नौकरी में नियोजित होते हैं जहाँ उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति कोई फर्क ना पड़े तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। बाकी ये तीनों बेरोजगारी पढ़ लेते हैं। अनौपचारिक बेरोजगारी क्या होती है, ये सब पढ़ लेते हैं। 54 का क्वेश्चन 54 नंबर का है। 54 का प्रच्छन्न बेरोजगारी बता दी। अल्प रोजगार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उच्च कौशल हो लेकिन निम्न कौशल के वेतन पे काम कर रहे हैं, तो ये अल्प रोजगार होता है। बाकी और नहीं लिखा है क्या है? औपचारिक वाला नहीं लिखा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया यहाँ पे। और हाँ, अनौपचारिक रोजगार का तात्पर्य है ऐसे सभी प्रकार के आकस्मिक कार्य, दैनिक, साप्ताहिक, व्यक्तिगत कार्य या स्वरोजगार है जिसके तहत कोई लाभ सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता है, या अनौपचारिक है। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है, टाइगर ट्रम्प कहाँ से है? अमेरिका से है। तो अमेरिका का है। पहला सही है। डस्टलीक उज्बेकिस्तान का है। सही है। लामिती भारतीय सेल्स का सही है। सभी तीनों 55 का तीनों सही है। 55 का तीनों सही है। टाइगर ट्रायम जो है 225 सैन्य अभ्यास है। सैन डस्टलीक उज्बेकिस्तान का है। और लामिती 2024 से भारत और सेशेल्स का। और कोई चीज़ नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो इसको छोड़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रमादि संबंध दिखाता है कौन? फिलिप्स वक्र। अगर मुद्रास्फीति कम रहेगी तो बेरोजगारी ज़्यादा रहेगा, ऐसा दिखाता है फिलिप्स वक्र। तो फिलिप्स वक्र के बारे में दिया है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रमादि संबंध दिखाता है, बस इसमें। और बाकी कुछ दिया नहीं है। फिलिप्स वाला और क्या कहते हैं उसको, पीछे वाला दिया नहीं है। डॉक्सिंग आ गया डायरेक्ट। तो लाफर वक्र, लारेंज और क्विनेट ये वक्र भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखो मैं भी कितनी बार पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक दो तरीके से अभी याद करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कन्फ्यूजन होता है इन चारों वक्र में। तो इन चारों वक्र को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, प्राय सुर्खियों में रहने वाला डॉक्सिंग क्या है? ऑनलाइन हैकिंग के विरुद्ध साइबर सुरक्षा उपाय, सुरक्षित संचार के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों विकास, इंटरनेट पर व्यक्तिगत निजी अधिकारों का अनाधिकृत साझा, यही डॉक्सिंग है। 57 का डी हो जाएगा, क्योंकि हम जो है डॉक्सिंग किसे कहते हैं? किसी को लज्जित करना, उसके चीज़ों को लेकर के पहले हैक कर लो उसको, फिर लज्जित करो। जैसे मान लिया सबके पास कुछ ना कुछ राज रहते हैं, वो राज को छुपा के रखता है, तो लोग हैक करके उसके राज को समाज में लाते हैं, जिससे वो लज्जित होता है। इसकी वजह से दिक्कतें होती हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी लाइफ है। 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभ में की गई एस्पायर योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? एस्पायर योजना क्या है? ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र,
कृषि उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करना, एमएसएमई पंजीकरण अवसंरचना के विकास में सार्वजनिक भागीदारी। तो 58 का बी हो जाएगा। बी क्या है कि एस्पायर जो है नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना है। कृषि उद्योग में स्वचार के लिए, उद्यमिता के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने की प्रौद्योगिकी और इनक्यूबेशन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करती है। एस्पायर मतलब होता है योजना जो है आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर लिवलीहुड योजना। इंक्यूबेटर के अंतर्गत यह प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इसका काम यही सब है। पात्रता जो है इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एस्पायर याद रखना किसके लिए, इंक्यूबेशन और प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए। 59 नंबर है जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क CTCN के संदर्भ में पूछा है। इसकी स्थापना 2016 में जलवायु परिवर्तन और संयुक्त फ्रेम पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसको सही है। CTCN का मुख्य लक्ष्य निम्न कार्बन और जलवायु जल विकास के लिए जलवायु प्रौद्योगिकी को हस्तांतरण को बढ़ावा देना। सही है। CTCN जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की प्रौद्योगिकी तकनीकीकरण की शाखा, ये भी सही है। तो 59 का सी, तीनों सही। 59 का बी फिर गलत हुआ है। 59 का 19 अप्रैल 2024 को CTCN प्रौद्योगिकी नवाचार के 10 वर्ष पूरे किए। मतलब 2024 में स्थापना, 2016 में 2014 में स्थापना थी, क्योंकि 10 वर्ष पूरा किया है। 2024 में इसने बनाया है, तो 10 वर्ष पहले तो 2014 रहा होगा ना, तो इसलिए पहला बार गलत हो जाएगा। बाकी इसलिए मैं इसमें कन्फ्यूजन था 2014 वाले में, ये 2016 है तो 2014 होगा। बाकी जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के द्वारा ही पेरिस शिखर सम्मेलन में ये जो है आयोजित किया गया था। एक बार इसको और देख लेते हैं। पहला वाला गलत तो है, मुझे पता चल गया, क्योंकि मुझे एक बार पढ़ा मैं 2014 में। बाकी ये सब चीज़ें और सब सही हैं इसमें तीनों। तो 60 का आंसर देखते हैं सीधे। 60 देखते हैं, विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये तो विश्व बैंक समूह जारी करता है। और कोई रिपोर्ट के बारे में अगर यहाँ दिया है तो देख लेते हैं, जैसे कि विश्व बैंक समूह 1944 में IFD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को पुनर्निर्माण के लिए किया गया था। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट है। और विश्व विकास रिपोर्ट में शरणार्थी और समाज ये सब के बारे में जो है इतना सारा डेटा कौन पढ़ने जाएगा। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन, वाइट लेबल ATM क्या है। वाइट लेबल ATM क्या है, इस शुल्क लेकर सभी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। सही है। इनका स्वामित्व और संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान PCI द्वारा किया जाता है। ये 61 का यही सही है, क्योंकि ये भुगतान जो ये नियम रहते हैं ना वाइट लेबल ATM में, देखो दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि जो मंत्रालय हो गए और ये कहाँ से संचालित किया जाता है, ये सब थोड़ा दिक्कत करता है। देखो ये गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा संचालित, जो गैर बैंकिंग संस्थाएं होती है वो संचालित करते हैं, ना कि NPCI। इसलिए गलत हो जाएगा। 61 का ये सही हो जाएगा। सरकारी बजट को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को पुनर्गठन करना, रेल बजट और आम बजट का विलय करना। देखो आम बजट का विलय कर देंगे तो हमारा प्रभावी हो जाएगा। व्यय को योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण, ये भी सही है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन करना, 62 का देखते कौन सही है। 62 का ए सही है, मतलब कि कह रहा केंद्र प्रायोजित योजनाओं और उन पर युक्तिकरण और योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण को समाप्त करना। ये वर्गीकरण जो है उसको समाप्त कर दो। और यहाँ पे लिखा है क्या, वर्गीकरण करना, वर्गीकरण किया नहीं, वर्गीकरण को समाप्त करो, विलय करो। तो एक और दो ही सही हो जाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर का 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टल मेज 2 के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है एक मेक इन इंडिया की पहल के तहत, ये गलत है, मेक इन इंडिया पहल के तहत नहीं है, बल्कि क्रिस्टल मेज 2 इजराइल के द्वारा किया गया 250 किलोमीटर से दूरी से भेजने की क्षमता रखती है। लड़ाकू विमान जैसी उच्च मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरित परिसंपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया। ये सही है। 63 का बी सही है। तो 63 का जो है आपका बी सही है, क्रिस्टल मेज 2 के बारे में, जो कि इजराइल द्वारा विकसित एक उन्नत प्रक्षेपित मिसाइल है और 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जाती है और इसे विरोधियों के द्वारा लंबी दूरी के रडार और अप्रत्यक्ष प्रणाली जैसा उच्च मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरित परिसंपत्ति को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बाकी 63 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन IMF के बारे में पूछ रहा है, कैसे कौन सा। देखो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट की तो जारी करती है विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इकोनॉमिक आउटलुक द फिस्कल मॉनिटर 1/3 जारी करती है। तो सी ऑप्शन जो हो जाएंगे सही हो जाएंगे। और कुछ रिपोर्ट ही कर दिया होगा तो इसको भी देख लेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष फिर चीज आ गई थी, इसको तो पढ़े थे एक बार। देखो ये जारी करती है 3 अर्धवार्षिक प्रकाशन करती है, अर्धवार्षिक प्रकाशन है। इकोनॉमिक आउटलुक मैंने 6 महीने पे,
ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और मिस्कल मॉनिटर, ये सब किसकी हैं? उसी के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। बाकी जो आपका विश्व आर्थिक परिदृश्य है अप्रैल 2024 में, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है, फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट, ये सब जारी करती है। बाकी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस विश्व बैंक जारी करता है। तो ठीक है, ये वाला तो आंसर सही हो जाएगा। सी का 65 का देखते हैं। 65 कह रहा है एकीकृत भुगतान पेमेंट के बारे में। यूपीआई लाइट ऐप से एक समय में अधिकतम 2000 रुपये रखे जा सकते हैं। यूपीआई लाइट भुगतान की पुष्टि करने के लिए अपना यूपीआई दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। सही है, कम पैसे जब भेजने होंगे तो दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। यूपीआई उपयोगकर्ताओं को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के उपयोग के बिना कैश डिपॉजिट मशीनों पर नकदी जमा करने की अनुमति है। तो इसका तीनों सही है। जो है अभी कौन लेके आया था? आरबीआई ने नगद जमा से लेकर पीपीआई वॉलेट इंटरऑपरेबिलिटी तक के नए यूपीआई फीचर्स दिए हैं। यूपीआई की विशेषताएं 24/7 IFSC ओडीआर करने की आवश्यकता है। यूपीआई पिन भी सुरक्षित रहेगा। ये सब चीज़ें हैं। बाकी 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 का 65 नंबर क्वेश्चन था, 66 तो पहले देख ले। 66 नंबर कह रहा है कि FRBM में एक्ट 2003 जिसे संसद ने बनाया था, इसमें से कौन हिस्सा नहीं है? तो ये वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हिस्सा नहीं, बाकी ये सब तीनों हिस्सा है इसके। माइक्रो इकोनॉमी, अच्छा इनके बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए क्या? थोड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं ना ये, तो इसको थोड़ा पढ़ ही लेते हैं अगर दिया होगा तो। एक्सप्लेनेशन में पूरा यूपीआई के बारे में ही दिया है। हाँ, FRBM एक्ट के बारे में दिया है। मध्यावधिक राजकोषीय नीतिगत विवरण, इसके अंतर्गत विशिष्ट राजकोषीय संकेत को लिए 3 वर्ष का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित किया जाता है मध्यावधिक में। और यह परीक्षण किया जाता है कि राजस्व को राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से अस्थायी आधार पर वित्त पोषित किया जा सकता है अथवा नहीं, तथा बाजार उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग किस तरह किया जा रहा है। राजकोषीय नीति रणनीति, इसके तहत राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं को निर्धारित किया जाता है और वर्तमान नीतियों का परीक्षण किया जाता है। फिर है तीसरा, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत जीडीपी, विकास दर, केंद्र सरकार, ये सब राजकोषीय संतुलन, बाहरी संतुलन और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। और यह वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों के योगदान का अर्धवार्षिक प्रकाशन है। तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट छोड़ के बाकी तीनों हिस्सा है। ये तो बहुत पढ़े होंगे आप लोग। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के बारे में पूछ रहा है। वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने 2014-15 को आधार वर्ष के रूप में 2014-15 की 11/12 था शायद, इसमें 67 का 2014-15 संशोधित कर 2011-12 किया गया था। और चालू वर्ष की वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी की गणना, अगर जीडीपी अभिस्फीति कारक क्या होती है? ये जीडीपी का तात्पर्य मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी, यही फार्मूला। कैपिटल जीडीपी माने मौद्रिक जीडीपी, स्मॉल जीडीपी माने वास्तविक जीडीपी। जब मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी, मौद्रिक पहले आएगा ऊपर, क्योंकि मौद्रिक में 3 अक्षर है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ट्रिक है लेकिन ये ट्रिक काम नहीं करता, वैसे याद कर लो। जीडीपी अभिस्कार मतलब होता है अपस्फीति कारक, डिफ्लेटर होता है जीडीपी मौद्रिक, और जीडीपी जो है वास्तविक। 67 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि पहला में क्या था? 2014-15 जो कि 11/12 संशोधित हुआ। मसाला बॉन्ड क्या है? भारतीय पूंजी बाजार में तो जारी नहीं किए जाते, तो ये तो पहले गलत हो गया। इसका उद्देश्य भारत में किसी निजी क्षेत्र की अवसंरचना के विकास में सहायता प्रदान करता है, ये सही हो जाएगा। मसाला बॉन्ड लाते हैं। मसाला बॉन्ड कब से लाया? 2005 से क्या? वो मसाला बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं कब से। मसाला बॉन्ड नवंबर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में पेश किया था। 2014 में, 2005 में, 2014 में। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूखा प्रवण क्षेत्र DAP पहली पंच, ये तो 1970-71 में आया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, तो इसलिए गलत हो जाएगा। रोलिंग प्लान को पाँचवीं पंचवर्षीय अस्वीकार किए जाने के बाद, हाँ 5वीं था ना, देखो 1951 से 56 पहला था, फिर 56 से 61 दूसरा था, 61 से 66 तीसरा था, और 66 से 67, 68, 69, 70, 71 से 74 5वां था, 5वें के बाद यहाँ। तो देखते हैं बार चौथे बाद की 5वें के बाद, चलो 69 का देख लेते हैं एक बार। 1973-74 में आया था चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जो था DPAP कार्यक्रम। 1970 में, 1973-74 में आया था। पहला सही नहीं है। और दूसरा जो ऑप्शन है आपका, दूसरा कह रहा है रोलिंग प्लान एक ऐसा प्लान है जो कि मूल्यांकन किया जाता है। इसे मूल्यांकन के 1975-77 के अवधि के आपातकाल के कारण राष्ट्रीय चुनाव जनता 5वीं पंचवर्षीय योजना के अस्वीकार किए जाने पर रोलिंग प्लान हाँ, और 78 से 80 में किया गया था रोलिंग प्लान ना, इसीलिए हम 70 जोड़े थे। 1980 में किया, 78 के बाद 1979-80 में किया गया था, तो 2 करेक्ट हो जाएंगे। बाकी 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कलवरी के बारे में नहीं, अनाज के बफर स्टॉक के रूप में पूछ रहा है।
अनाज का बफर स्टॉक के उदाहरण में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? 70 का। तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन क्या है कि अनाज की जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में बफर स्टॉक 1969-74 में सूखा पड़ा था ना, उसी में 1974 में चौथी सूखा प्रवण क्षेत्र। सूखा में क्या अनाज नहीं रहेगा, तो अनाज को स्टॉक करेंगे ना सूखे में, इसीलिए चौथी पंचवर्षीय योजना ही भी हो जाएगी। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी के बारे में पूछ रहा है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, ये गलत है, जो डीजल ऊर्जा से चलती है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत और रूस के बीच सहयोग, भारत और रूस के बीच कि फ्रांस के बीच, चलो देख लेते हैं। 71 का डी है। हाँ सही है, फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच ही में किया गया था, रूस के बीच नहीं किया गया था। दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो एक और दो दोनों गलत हो जाएंगे। सी ऑप्शन वास्की इंडिकस। वास्की क्या था? वास्की एक सांप नहीं है। तो अब देखो, जब सांप है तो भारत में पाए जाने वाले विषैले सांप की प्रजाति के जीवाश्म वासुकी वासुकी सांप के बारे में कहा जाता था। तो इंडिकस जो है एक सांप है, वासुकी इंडिकस, जो कि जीवाश्म खोजा गया है। जीवाश्म खोजा कहाँ गया है? IIT रुड़की के इन्होंने खोजा है। बड़े जीवाश्मों की खोज कहाँ पे किया है? जीवाश्म गुजरात के कच्छ में मिला है। चलो ठीक है, ये चीज़ें हो गई, गुजरात में मिला है, बाकी और चीज़ें ज़्यादा जरूरी नहीं है। कह रहा स्फीति कारक अंतराल एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ समग्र मांग किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता से कम होती है। ये गलत है, क्योंकि स्फीति कारक अंतराल तभी होता है जब उत्पादक क्षमता कम हो और समग्र मांग ज़्यादा हो। जब मांग ज़्यादा होगी तभी स्फीति कारक अंतराल बनेगा। समग्र मांग जो है ज़्यादा होती है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कर में वृद्धि और अंतरण भुगतान में कमी स्फीति कारक अंतराल को कम कर सकती है। कर में वृद्धि हो जाएगी या अंतरण भुगतान में कमी हो जाएगी, तो क्या स्फीति कारक अंतराल को कम कर सकती है? तो यही सही है। इसको देख लेते हैं बी वाले को। स्फीति कारक अंतराल क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें समग्र मांग एक अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता यानी कि पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग से अधिक होती है। वहाँ लिखा है कम होती है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। इसलिए स्फीति कारक अंतराल वर्तमान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP और पूर्ण रोजगार पर संचालित अर्थव्यवस्था GDP के अंतर की माप है। इसलिए एक सही नहीं है। दूसरा क्यों सही है? क्योंकि स्फीति का अंतराल मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, जिसे सरकार व्यय में कमी करके कर में वृद्धि करके जब मुद्रा देखो स्फीति कारक अंतराल से क्या होती है? मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति को कम कैसे करते हैं? कर में वृद्धि कर दो। जब कर में वृद्धि कर दोगे तो पैसा लोग ज़्यादा देने लगेंगे, तो उनके पास पैसा कम रहेगा, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। अंतराल अंतराल भुगतान में कमी कर दोगे तो उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें सही है, स्फीति कारक अंतराल को कम कर सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक विदेशी निवेशों के बारे में। एक विदेशी विनिर्माणकर्ता द्वारा एक भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित करना जो उसे उसकी जरूरत हो। कह रहा है FDI, हॉरिजॉन्टल FDI, यानी साथ में एक विदेशी कंपनी द्वारा एक भारतीय व्यवसाय में निवेश करना जो उसके मुख्य व्यवसाय संबंधित नहीं है, ये तो नहीं होगा FDI। हॉरिजॉन्टल FDI नहीं होगा, तो वर्टिकल लग रहा है, वर्टिकल भी नहीं है। एक विदेशी कंपनी द्वारा भारत में उसी तरह का व्यवसाय स्थापित करना जैसा, हाँ ये है हॉरिजॉन्टल, सेम तरह का। बाकी एक विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय व्यवसाय में निवेश करना जो उसके मुख्य व्यवसाय से संबंधित नहीं है, ये शायद वर्टिकल होगा। एक विदेशी विनिर्माणकर्ता द्वारा एक भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित करना जो उसे उसकी जरूरतों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करे, तो कच्चे माल की आपूर्ति वाला क्या होगा? चलो देखते हैं। FDI हॉरिजॉन्टल FDI क्या होता है? FDI जहाँ विदेशी कंपनी किसी मेजबान जिसमें उसी तरह का व्यवसाय करती है, जैसे एक विदेशी ऑटोमोबाइल निर्माता भारत में कारों के उत्पादन के लिए विनिर्माण करता है। बाकी जो है वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल में एक व्यवसाय दूसरे पूरक व्यवसाय अधिग्रहण करता है। उदाहरण के लिए एक अमेरिकी का निर्माण करता है, कंपनी हिस्सेदारी करता है, अच्छा कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए वर्टिकल व्यवसाय करता है, मैंने वर्टिकल। और कांग्लोमेरेट जो FDI है उसमें क्या होता है? विदेशी निवेश केवल शामिल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली निवेश शामिल होता है, हिस्सेदारी अर्जित कर लेते हैं। तो एक कोरिमेंटल है या कोरिमेंटल की कांग्लोमेरेट है, कांग्लोमेरेट FDI है। और ये जो है आपका कच्चे माल प्राप्त करता है, वर्टिकल, और ये कांग्लोमेरेट, और ये अपना हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल तो सबसे आसान है। पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य कौन से हैं? आर्थिक विकास लक्ष्य था, आधुनिक आत्मनिर्भरता और समानता, ये सारे लक्ष्य थे पंचवर्षीय योजना के। देखो 4 3 तो आ से पढ़ रहे हैं, एक सा से समानता, ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। फिर है एस्ट्रोजेनिका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसकी कोविशील्ड 19 में दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ए निमोनिया के सिंड्रोम है, और थ्रोम्बोसिस रक्त का थक्का जमता है। थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बोसिस के बारे में पूछा। थ्रोम्बोसिस शब्द किसका वर्णन करता है? ये रक्त का थक्का। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया निमोनिया को जो है वर्णित करता है। इसको देख लेते हैं
हाँ जी। 76 का कह रहा है कि TTS है, इसमें थ्रोम्बोसिस रक्त का थक्का जमना और सॉरी प्लेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया निमोनिया नहीं होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होती है प्लेटलेट की संख्या में जब कमी हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। तो 76 का ये हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया माने जब कमी हो जाती है प्लेटलेट की संख्या। कुडियाट्टम तो केरल का है तो सही है। चाक्यादार समुदाय करती है, ये भी सही है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया, तो सभी तीनों जो है सही है कुडियाट्टम के बारे में। 78 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 78 का सी हो जाएगा 2003 में। अच्छा 77 नंबर क्वेश्चन हमको लगता है आउटकम विजिटिंग नहीं किया हूँ, तो 77 का आउटकम बस्टिंग के बारे में पूछ रहा है। आउटकम बस्टिंग क्या है? यह वर्ष के दौरान संगत परिणामों के आधार पर सभी मंत्रालय के लिए परियोजनाओं और फ्रीवे प्रदान करती है, ये सही है। इसका परिणाम न केवल मौद्रिक आकांक्षाओं या भौतिक अवसर के संदर्भ में बल्कि गुणात्मक लक्ष्यों और दोनों सही है। आउटकम बस्टिंग क्या होती है? आउटकम बस्टिंग एक बजट योजना है। यह वर्ष में प्राप्त किए जाने वाले संगत परिणामों के लिए सूचीबद्ध सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए परियोजनाओं और परिव्यय प्रदान करती है। सभी सरकारी वही ऑप्शन वाला उठा के दे दिया, तो ये दोनों सही होंगे। बाकी 78 नंबर क्वेश्चन हो गया। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विमानन क्षेत्र के संदर्भ में नागर विमानन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद के 3% नहीं 5% से भी कम योगदान करती नहीं 5% का योगदान करती है। नागर विमानन महानिदेशक नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए एक नियामक की संस्था है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान केवल 200 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर नहीं और ज़्यादा दूरी है और कम दूरी है शायद। तीसरा 79 नंबर क्वेश्चन देखो, वर्तमान में योगदान जो है 5% का है। 4 मिलियन लोगों को नौकरी देती है और नगर विमानन DGC एक नगर विमानन संस्था है, नियामकी संस्था सही है। हाँ 200 से 800 किलोमीटर की दूरी और पहाड़ी पे कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है पहाड़ी एरिया पर, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। केवल यही सही हो जाएगा, केवल एक सही। फिर 80 नंबर क्वेश्चन भारत में निर्वाचन के संदर्भ में कह रहा है कि कौन से मतदान आयोग घोषित, ये तीनों जो है मतदान को आयोग घोषित कर देंगे। 81 नंबर कह रहा है कि कालेसर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में है। 4 वादों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। कालेसर जो है हरियाणा में है। कालेसर तो आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा होगा कालेसर के बारे में। कालेसर जो है वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के यमुनानगर जिले में पूर्वी ये संरक्षण है। और यहाँ पे कौन कौन से हैं? रेड जंगल फो, ग्रेट भारतीय मोर, ये सब जो है पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है आपका इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था, ये भी देख लेना कालेसर का। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 82 का देखो लेखांकन के संदर्भ में कह रहा है चर परिवर्ती चर के बारे में, जो प्रवाह परिवर्ती चर है। प्रवाह होता है जिनका आय का प्रवाह होता है, लाभ का प्रवाह होता है, बैंक बैलेंस प्रवाह नियुतर पड़े रहते हैं, ये इक्विटी होल्डिंग पड़े रहते हैं, तो केवल 2 का प्रवाह होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो जो भूमिहीन कृषक थे उनको भूमि का पुनर्वितरण करना था सबसे पहला उद्देश्य तो यही था कि जितने भूमिहीन है उनको मिल जाए। 83 का ए हो जाएगा। 84 EDB के बारे में पूछ रहा है। भारत EDB के 5 शीर्ष 5वें में तो है, क्योंकि EDB का शेयर देखो सबसे पहला वही चीन और जापान है ना EDB के शेयर धारकों में। चलो EDB के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक 1996 में की गई थी और इसमें जो है जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा हिस्सा है। फिर उसके बाद चीन का भी 6.4 है और भारत का 6.3 है। ऑस्ट्रेलिया का 5.8 है। तो भारत चौथे नंबर पे आएगा, मतलब टॉप 5 में आ गया है। और इसमें 100 से अधिक सदस्य नहीं है, 68 सदस्य हैं। केवल सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं नहीं बल्कि और भी परियोजनाओं को ये तरफ ही नहीं है, सार्वजनिक और निजी दोनों को करती है, चाहे सार्वजनिक हो चाहे निजी, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और केवल एक सही हो जाएगा, तो केवल एक लगा देते हैं सही। भारत में पोत परिवहन क्षेत्र के संदर्भ में नंबर विचार कीजिए। भारत के व्यापार का मात्रा के हिसाब से लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से लगभग 68% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। तो 85 का देख लेते हैं। 85 का सी सही है, मतलब ये सही है कि 95% और मूल्य के हिसाब से 68% समुद्री से होता है। और दूसरा अंतर्देशीय जल परिवहन भारत के संग्रहित माल की परिवहन को 2% से भी कम रह रही है और यात्रियों के आवागमन में भागीदारी नगण्य रह रही है, तो ये भी सही है। जो दोनों सही हैं इसके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
भारत के अवसंरचना क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं। भारतीय रेलवे लंबाई दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, सही है। सबसे बड़ा नेटवर्क अमेरिका, चीन और जापान, शायद अमेरिका, चीन, जापान और भारत चौथे नंबर पे है ना। अमेरिका, चीन, जापान है, एक बार चलो चेक कर लेते हैं। नंबर क्वेश्चन 86 नंबर, अरे सॉरी, अमेरिका, चीन, जापान नहीं, अमेरिका, रूस, चीन है। अमेरिका के बाद रूस, चीन, फिर उसके बाद तब आएगा भारत का रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है। और चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं और कुछ है कि नहीं। 40, यद्यपि ये कुल सड़क नेटवर्क का 2% है, फिर भी इन पर 40% जो है आवागमन होता है। यहाँ पे 10% लिखा है, कुल सड़क नेटवर्क का 10% नहीं, क्योंकि 2% है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूल्यानुसार कर किसी वस्तु के आकलित मूल्य पर आधारित कर होता है, जैसे कि अचल पर संपत्ति या व्यक्तिगत पर संपत्ति। तो सही है, ये आकलित ही होता है। वस्तु एवं सेवा कर एक मूल्यानुसार कर है, मूल्यानुसार की अप्रत्यक्ष कर है। चलो देख लेते हैं इसके बारे में, 87 के बारे में। मूल्यानुसार कर ही है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर वाले से लेकिन मूल्य के अनुसार ही डिसाइड होता है ना कितना मूल्य है तब। 87 का सी है, मूल्यानुसार कर किसी के आकलित मूल्य पर होता है, जैसे अचल संपत्ति हो गई ये सब, तो दोनों सही हो जाएंगे इसके। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय सूचना आसूचना आयोग के बारे में। गृह मंत्रालय के प्रत्येक गृह मंत्रालय नहीं होगा ये, बल्कि मंत्रालय इसका चेंज होगा। 88 का देखते हैं। 88 का डी है, एक वित्त मंत्रालय, हाँ वही वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। और भारत के लिए कह रहा है कि 2.5 लाख रुपए से अधिक लेन देन पर एफ को मासिक नकद लेन देन 2.5 लाख नहीं होगा, जबकि इसका कितना रुपए है, 10 लाख रुपए इसके हैं, मतलब सीमा 10 लाख से अगर रहेगा, 10 लाख को रुपये से अधिक रहेगा तो इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। बाकी इसके बारे में थोड़ा देखें, क्या भारत की वित्तीय सूचना एकक के बारे में क्या है। वित्तीय सूचना आयोग भारत के FIU वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, न कि गृह मंत्रालय के अधीन। वित्तीय सूचना आयोग भारत सरकार के राजस्व विभाग के अधीन एक संगठन है। यह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत अपराधों के बारे में वित्तीय सूचना एकत्रित करता है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। यह वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद की सीधी रिपोर्ट करता है। तो ये हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फल पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है, सही है। 89 का बी। 90 का देखते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं की लाभ सभी को प्राप्त होता है, यह किसी विशेष उपभोक्ता वर्ग तक सीमित नहीं होता, सही है। सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन केवल सरकार द्वारा, केवल सरकार की मदद, अगर हम कोई मान लिया बनवा दे रहे हैं सार्वजनिक लाइब्रेरी, अपना मैं निजी हूँ, बनवा दो, सभी यूज करेंगे, तो कहें केवल सरकार, हम भी कर सकते हैं, योगदान तो कोई भी कर सकता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। 91 नंबर, मांग जमा स्वीकार करना, क्या कह रहे हैं। भुगतान बैंक क्या क्या करते हैं, मांग जमा स्वीकार करते हैं, धन प्रेषण सेवाएं देते हैं, और नेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर सेवाएं करते हैं, तीनों सही है। अल्प क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ऋण देते नहीं है भुगतान बैंक, तो ऋण नहीं देते, तो केवल 3 सही हो जाएगा। 91 का सी सही हो जाएगा, 91 का सी ही सही हो जाएगा। चलो, नचिकेता मोड़ समिति की अध्यक्षता वाली समिति निम्न आय और छोटे वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भुगतान बैंक की स्थापना नचिकेता मोड़ समिति की सिफारिश के अनुसार हुई थी। और ठीक है, इसमें NRI जमा भी नहीं स्वीकार कर सकती, ये चीज़ याद रखना, ऋण की अनुमति नहीं है, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, बस और कुछ नहीं है। फिर सीधे 92 क्वेश्चन पे देखते हैं। 92 का जो है आपका कह रहा है कि रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट। ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट अभी जारी हुई थी, जो कि IUCN के द्वारा। ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या पता हो जाए इसमें सही कुछ चीज़ें। इस IUCN के द्वारा की गई है। ब्लू इकोनॉमी क्या है, यह एक आर्थिक मॉडल है। यह महासागरीय, समुद्री तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रभावी पुनरुत्पादन और संरक्षण को टिकाऊ व कम या बिना कार्बन उत्सर्जन वाली गतिविधियों में वर्तमान भविष्य में समृद्धि के साथ जोड़ता है। नहीं, वही ब्लू इकोनॉमी में क्या करेगा, अपने कार्बन न्यूट्रल, कार्बन कम होगा, कार्बन का उत्पादन, यही सब होगा। और IUCN क्यों जारी किया, क्योंकि IUCN में पौधों को नुकसान होगा, जानवरों को नुकसान होगा, तो ये सब ऐसे ब्लू इकोनॉमी को लगा सकते हैं। दूरसंचार क्षेत्र के बारे में कह रहा, भारत 1 अरब से अधिक उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का दूसरा बड़े दूरसंचार बाजार है, ये सही है। इसे क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। 74%, 100%, तो इसमें कन्फ्यूजन है। इसके भारत के सभी 28 राज्यों, और ये सही है दूसरा, यही हमको गलत लग रहा है। 74% नहीं, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा इसमें, चलो देख लेते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क, करेक्ट है, इसलिए कथन एक सही है। मंत्रिमंडल ने 100% प्रत्यक्ष, वही तो 100% में ध्यान रख, 100% है। बाकी ये तो सही है, सभी 28 राज्यों में शुरू किया गया है। बाकी 100% इसमें FDI की अनुमति है, तो केवल 2,
ये भी हम चाह रहे हैं कि 100% FDI हो जाए। लोक अदालत एक वैकल्पिक समाधान है, सही है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण ने 1985 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, ये भी सही है। देखो लोक अदालत के बारे में इसमें क्वेश्चन आया था, पूछ रहा था, तो इसको यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। लोक अदालतों का जो लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ये तुरंत लिख सकते हैं। लोक अदालतों के मामले का निर्णय करने वाली न्यायिक क्षमता में कार्य करती है। न्यायिक क्षमता नहीं है इनकी, केवल 2 सही है, क्योंकि अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट किया, कौन सी कोर्ट थी, तो इसके बाद देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन का। लोक अदालत एक अनूठा और प्रभावी है। लोक अदालत 1985 के अधिनियम के तहत स्थापित निकाय है। मुख्य अनौपचारिक और गैर प्रतिकूल, निःशुल्क, कम लागत। अनौपचारिक है, अधिकारी और प्रवर्तनीय है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, हाँ कर्नाटक ने कहा था कि लोक अदालत की कार्रवाई की प्रकृति न्यायिक नहीं है, तो यही है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, कह रहे न्यायिक क्षमता कार्य करता है। देखो यहाँ अगर देखा जाए तो कहेंगे हम लोग, क्योंकि ये फैक्ट वाले, ये भी फैक्ट वाले हैं, ये तो आसान है, ये वाला फैक्ट, तो इसमें फैक्ट लोग कहेंगे इस गलत हो सकता है, लेकिन देखो ये गलत सही है, और यहाँ नीचे डाल दिया है गलत, कन्फ्यूजिंग। 500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता पड़ता बेट खोजी है। पड़ता बेट गुजरात में है। पड़ता बेट जो है अभी हाल ही में खोजी गई थी। पड़ता बेट गुजरात के कच्छ में पड़ता बेट नामक स्थान पर 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता खोजी गई। बकरी की हड्डी वड्डी यहाँ पे मिले हुए हैं, और वही सब चीज़ बर्धवान जो से मिले हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त जानवरों के, पालतू जानवर मिले हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर के बारे में पूछ रहा है। एक प्रत्यक्ष कर तो है नहीं है, प्रत्यक्ष कर पहला गलत हो जाएगा। यह संपूर्ण देश में लागू गंतव्य आधारित उपभोग कर रहा है। गंतव्य आधारित दूसरा सही है। फिर उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है अस्फीति, मुद्रास्फीति की दर में कमी, अपस्फीति, मूल्यों में निरंतर गिरावट, पुनः स्फीति, आर्थिक सुधार, तो केवल एक हुक्म सही है। 98 बोहाग बिहू असम का है, गलत हो जाएगा। पुथांडु, पोइला बोईसाख बिसु आंध्र प्रदेश का, इसको देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन है कि ये फसल उत्सव है। रोवांगी बिहू असम का है, पुथांडु तमिल का है, पोइला पश्चिम बंगाल का, बिसु केरल का है। फिर 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार्ज खत्म होने वाला, कहीं बैठ न जाए बैटरी, जल्दी कर लेते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में पूछ रहा है। वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य स्तर पर होने वाली जिन्हें परिवार के लोगों की एक रूपता बनाए रखने के लिए CPI का मौजूदा सभी 4 प्रकार को आधार वर्ष सभी प्रकार का एक ही आधार वर्ष नहीं रखा गया, अलग अलग आधार वर्ष रखा गया है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, तो 99 का ए करेक्ट हो जाएगा। 99 का ए ही सही हो जाएगा। बाकी 100 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम बल 15 से 59 वर्ष के सभी लोग शामिल हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। बेरोजगारी की दर को श्रम में शामिल होते हुए बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 100 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 से 59 ये पहला सही नहीं है, क्योंकि कार्यशील लोग शामिल हैं, इसमें कार्यबल और बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं, वहाँ पे केवल कार्यबल लिखा है। और WPR और दोनों बाकी दोनों सही हो जाएंगे कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है, सही है। और बेरोजगारी दर को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों से बेरोजगार व्यक्तियों को प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया, ये भी सही है, तो केवल 2 सही है। धन्यवाद धन्यवाद। टेस्ट सीरीज नंबर 7 का इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम टेस्ट नंबर 8 करेंगे।